हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश और आज की क्लास में हम क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप और सजातीय श्रेणियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम क्रियात्मक समूह, उनके प्रकार, कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं और सजातीय श्रेणियां क्या होती है और उनके कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह। किसी भी कार्बनिक यौगिक की अगर बात करें तो कार्बनिक यौगिक में एक ऐसा परमाणु होता है या परमाणुओं का समूह होता है जो उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, और जो रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है वही उस ग्रुप का क्रियात्मक समूह कहलाता है। किसी यौगिक का क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। साधारण शब्दों में अगर बात करें तो किसी कार्बनिक यौगिक में जो उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है वह क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों या रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। एक ऐसा परमाणु होगा या परमाणुओं का समूह होगा जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, तो वह क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। इसके एक उदाहरण देख लेते हैं हम कि इसके उदाहरण क्या होंगे क्रियात्मक समूह के। तो सबसे साधारण उदाहरण से अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं CH3OH। नाम है इसका क्या? मैथिल अल्कोहल, या IUPAC नाम बोले तो मैथेनॉल, मैथिल अल्कोहल। इसमें क्या होगा कि इसमें दो चीजें दिखाई दे रही है हमें, एक है मैथिल मूलक CH3 और एक है OH, हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह। तो इसमें जो मैथिल मूलक है ये इसके भौतिक गुण बताएगा, और जो OH है हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह है, ये एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है OH, और यही क्या बताता है? इस मैथिल अल्कोहल के अल्कोहलीय गुणों को दर्शाता है कि ये क्या है? एक प्रकार का अल्कोहल है। अर्थात हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिसमें OH होता है, जैसे हम बात करें और भी CH2 C2H5OH, तो ये भी क्या बताएगा? एक प्रकार का अल्कोहल के बारे में बताएगा। C3H7OH, तो ये भी जिसमें भी OH समूह होता है तो वो क्या बताता है? अल्कोहलीय गुणों को बताता है। इस प्रकार अलग अलग जो क्रियात्मक समूह होते हैं ये सभी अलग अलग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, मतलब उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अगर हम एक दो उदाहरण और लें, जैसे CH3COOH है ना, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। इसमें कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो है मैथिल मूलक और एक है क्रियात्मक समूह COOH, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है, और यही कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो अम्लीय गुण दर्शाता है। अर्थात एसिटिक अम्ल को रासायनिक गुण के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें COOH इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये क्रियात्मक समूह बन जाएगा एसिटिक अम्ल का, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। यहां पर हमारे सामने कुछ क्रियात्मक समूह की लिस्ट दी हुई है। अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे सामने यहां पर टोटल 14 क्रियात्मक समूह दिए हुए हैं, और इनके कुछ यौगिकों के नाम भी दिए हुए हैं और उनके सूत्र भी दिए हुए हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह है वो है हाइड्रोक्सिल OH। हाइड्रोक्सिल OH जो होता है वो अल्कोहलीय गुणों को दर्शाता है, इसलिए इसके यौगिक का जो नाम हो जाता है वो होता है C2H5OH या एथिल अल्कोहल। अगर हम इसी के बारे में और बात करें, हाइड्रोक्सिल समूह के बारे में या हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह के बारे में और बात करें, तो अभी हमने बताया कि OH जिसमें जुड़ा होगा वो क्या होगा? अल्कोहलीय गुणों का निर्धारण करेगा। जितने भी OH अगर हम जोड़ते जाएं, जैसे हमने जोड़ा अभी इसके साथ में CH3OH, C2H5OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, नाम क्या होगा? मैथिल अल्कोहल। मतलब जिसमें OH जुड़ा होगा उसमें क्या, कौन सा गुण होगा? अल्कोहलीय गुण होगा। एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल।
इस प्रकार से हम एक ही क्रियात्मक समूह के बहुत सारे उदाहरण को समझ सकते हैं कि जिसमें एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, कौन सा, हाइड्रोक्सिल, और ये अल्कोहली गुणों को दर्शाता है। और इसमें अगर हम अलग अलग एल्किल मूलक को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह बन जाता है कि CH3OH, मैथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। तो जो अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं इनके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, और यौगिकों के अलग अलग प्रकार के नाम हो सकते हैं। तो हमारे पास जो सारणी में दिया हुआ है इसमें एक एक उदाहरण दिया हुआ है ना, यौगिक का कोई एक यौगिक का उदाहरण और उसका सूत्र लिखा हुआ है। सबसे पहला क्रियात्मक समूह हमने कौन सा देखा, OH, हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह है। हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह को किससे दर्शाते हैं, OH से दर्शाते हैं। इसके सामने जो डैश लगा हुआ है ये डैश बताता है कि ये OH जो होता है वो किसी दूसरे के साथ में, किसी दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ा होता है ना कि ये माइनस है। ये क्या है, एक प्रकार का डैश है कि दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ा होता है। जैसे यहां पर उदाहरण देख सकते हैं हम, क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 के साथ में OH जुड़ा हुआ है ना, C2H5 के साथ में क्या जुड़ा, OH जुड़ा हुआ। नाम क्या है इसका, एथिल अल्कोहल। तो हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह अल्कोहली गुणों को दर्शाता है, इसलिए इसके यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। दूसरा क्रियात्मक समूह देखते हैं, दूसरा क्रियात्मक समूह है ईथर। ईथर में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन जो होता है वो दोनों तरफ से अन्य दो परमाणुओं के साथ में जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो डाई एथिल ईथर, दोनों तरफ क्या जुड़े होते हैं भाई, एथिल समूह C2H5 -O C2H5, दोनों तरफ अगर C2H5 जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाई एथिल ईथर बोलेंगे। अगर इसका एक दो उदाहरण और देखें, जैसे हम जोड़ दें यहां पर CH3O CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई मैथिल ईथर। यहां पर क्या है, एथिल है, C2H5 को हम क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। तो दोनों तरफ अगर एथिल जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे डाई एथिल ईथर। दोनों तरफ अगर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, डाई मैथिल ईथर। तो ईथर जो होता है वो अपना एक अलग गुण रखता है, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु अन्य दो परमाणु के साथ में इस तरह से जुड़ा होता है। तो ईथर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना। अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं हम, क्या, एल्डिहाइडिक। एल्डिहाइडिक जो होता है इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CHO। इसको क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइडिक, है ना। यूपीएससी में अगर इनके नामकरण के लिए अगर बात करें तो दो प्रकार से इसके नामकरण किए जाते हैं एल्डिहाइडिक के। इसको एल्डो और अल कहा जाता है, सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में। उसके नियम अलग अलग हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके अगर उदाहरण देखें हम, तो हम अगर इसमें CH3CHO को जोड़ देते हैं, है ना, तो ये क्या बन जाता है, एसीटल्डिहाइड बन जाता है, एसीटल्डिहाइड। अर्थात जिसमें CHO ग्रुप जुड़ा होगा, कौन सा, CHO, एल्डिहाइडिक। CHO ग्रुप जिसमें जुड़ा होगा वो क्या दर्शाएगा, एल्डिहाइड के गुण को दर्शाएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम उदाहरण। नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोन। कीटोनिक समूह जो होता है वो कीटोनिक, C≡O के साथ में। जैसे देखते हैं इस प्रकार से, एक कार्बन है, कार्बन जो है 4 प्रकार से बंध बनाता है, तो 2 बना लेता है वो किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और 2 बंध जो होते हैं वो इसके अन्य 2 परमाणु के साथ में जुड़े होते हैं। जैसे हम यहां पर जोड़ दें CH3, इन दोनों कार्बन को हम इस प्रकार से अगर जोड़ देते हैं, CH3, एक बंध, दूसरा बंध, तीसरा और चौथा इसके साथ में, है ना। तो इसको बोलेंगे हम डाई मैथिल और कीटोन। नाम हो जाएगा इसका क्या, डाई मैथिल कीटोन या एसीटोन, है ना। तो जिसमें एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होता है, और अन्य 2 संयोजकता के लिए क्या होते हैं, अन्य 2 एल्किल मूलक हो सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कीटोनिक समूह बोलते हैं। कौन सा समूह होगा, कीटोनिक समूह। और इसे हम बोलेंगे, इसके उदाहरण में हम क्या बोलेंगे, एसीटोन। एसीटोन लिखा हुआ है CH3CO CH3,
है ना। इसको हम डायरेक्टली हमने अभी ऐसा लिखा था अलग अलग करके CH3 COCH3, तो इसको अलग अलग भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है CH3 और C डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, है ना। इस प्रकार से भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चौथा जो क्रियात्मक समूह हमारे पास क्या है, कीटोनिक समूह है, जिसका उदाहरण है क्या, एसीटोन, है ना। अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं हम क्या है, कार्बोक्सिलिक। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक, COOH। इसका उदाहरण है क्या, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ये क्या है, अम्लीय गुणों को दर्शाता है, तो इसलिए इसके जितने भी यौगिक होंगे वो कौन से होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। अगला क्रियात्मक समूह हमारे पास है एस्टर, COOR। एस्टर जो होता है वो क्रियात्मक समूह है, और इसका यौगिक का उदाहरण देखें हम तो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। एक समूह होता है हमारे पास CH3COO, है ना, और इसके साथ में अगर CH3 जुड़ जाए आगे, ये होता है एसीटेट, और यहां पर जोड़ गया क्या, एथिल, तो इसको बोलेंगे मैथिल जुड़ गया, है ना, CH3, है ना, तो मैथिल एसीटेट। अगर यहां पर एथिल जुड़ा हुआ है तो एथिल एसीटेट। C2H5 की जगह अगर CH3 होता तो क्या होगा, एथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट, है ना। तो अलग अलग प्रकार से इसके उदाहरण को समझ सकते हैं। अगला है हमारे पास एमिनो। एमिनो का जो उदाहरण है वो क्या है, NH2। इसको बोलेंगे हम एथिल एमीन के रूप में, जैसे C2H5NH2, C2H5NH2। अगर हम बात करें इस प्रकार से C2H5NH2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल एमीन, एमीन। जिसमें NH2 समूह होता है वो क्या होता है, एमीन प्रकृति के होता है। जैसे हम बात करें CH3NH2, CH3NH2 मैथिल एमीन, मैथिल एमीन, है ना। आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित यौगिकों में आप क्रियात्मक समूह को पहचानिए, और कोई भी यौगिक आपको इस प्रकार से दे सकते हैं कि इसमें या इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो आपको क्रियात्मक समूह की लिस्ट और उसके उदाहरण को अच्छे से समझना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एमिडो, 8वें नंबर पे है एमिडो। इसका सूत्र है क्या, CONH2। एसिटामाइड इसका उदाहरण है, CH3CONH2। कैसे लिखा हुआ है, एसिटामाइड CH3CONH2। नाम क्या है इसका, एसिटामाइड, एसिटामाइड, है ना। जिसमें CH3 के साथ में CO है और NH2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एसिटामाइड, है ना। अगला जो क्रियात्मक समूह है हमारे पास है वो है नाइट्रो, नाइट्रो NO2 से जिसको दर्शाते हैं। नाइट्रो के बहुत सारे यौगिक होते हैं, जैसे कि नाइट्रोएथेन, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोप्रोपेन। C2H5 के साथ में NO2 जुड़ा हुआ है अगर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, C2H5 के साथ में NH2 है तो नाइट्रोएथेन। अगर मैथिल जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोमेथेन। जैसे CH3NH2, CH3NO2, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोमेथेन, है ना, नाइट्रोमेथेन। अगला जो क्रियात्मक समूह हमारे पास है वो है नाइट्राइट। देखिए NO2 और NO2 इसमें सिर्फ यही फर्क है कि इसमें जो होता है वो डायरेक्ट N जो है वो O2 के साथ में जोड़ा होता है, और नाइट्रो में ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है। इसके जो यौगिक होते हैं जैसे कि एथिल नाइट्राइट, C2H5ONO, है ना। अगला जो है हमारे पास क्रियात्मक समूह वो है साइनाइड। साइनाइड का दूसरा नाम होता है क्या, नाइट्राइल, है ना। ध्यान दीजिएगा, साइनाइड को हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो इसका जो संकेत है, सूत्र है वो क्या है, CN। इसको अगर हम इस प्रकार से देखें, CN, इसमें जो कार्बन होता है वो नाइट्रोजन के साथ में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है, और एक जुड़ा होता है उपसहसंयोजी बंध के द्वारा, है ना। इसमें कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है इस प्रकार से। उपसहसंयोजी में वो आइसोसाइनाइड में जुड़ा होता है इस प्रकार से, है ना, NC, सॉरी, इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, साइनाइड की, है ना। साइनाइड का उदाहरण अगर हम देखें तो बोलेंगे एथिल साइनाइड, C2H5CN।
C2H5 के साथ में Cl जुड़ा हुआ है, एथिल के साथ में CN जुड़ा हुआ है, C2H5 इसको क्या बोलेंगे, एथिल, और CN जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, साइनाइड या फिर नाइट्राइल बोलेंगे, है ना। अगला जो उदाहरण है हमारे पास आइसोसाइनाइड, या इसको आइसोनाइट्राइल भी कहेंगे। इसको हम कैसे दर्शाएंगे, एनसी के द्वारा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं, है ना। आइसोसाइनाइड, इसको क्या बोलेंगे हम, साइनाइड। इसके साथ में अगर जो भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो उनके, जैसे मैथिल, मैथिल जुड़ गया तो मैथिल साइनाइड, एथिल जुड़ गया, C2H5 जुड़ गया तो एथिल साइनाइड। तो इस प्रकार से अलग अलग क्या हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। तो साइनाइड जो होता है वो बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, जहरीला यौगिक होता है ना। तो साइनाइड क्रियात्मक समूह। इसके बाद हम बात करेंगे आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड के बाद होता है ईथर, और ईथर में एक क्या जुड़ जाता है, थायो ईथर, जिसमें क्या होता है, एक सल्फर होता है, और सल्फर दोनों तरफ से अन्य दो परमाणु के साथ में जुड़ा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम भाई, थायो ईथर कहेंगे। जैसे उदाहरण है कि एथिल थायो ईथर, C2H5S C2H5, दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है ना। अगला जो क्या है, थायो एल्कोहल, है ना, SH इसका उदाहरण है, SH से दर्शाते हैं, एथिल थायो एल्कोहल C2H5SH, C2H5SH, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एथिल थायो एल्कोहल, एथिल थायो एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम अलग अलग क्रियात्मक समूह को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, और इनके उदाहरण को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन कौन से इसमें क्या होंगे, उदाहरण होंगे, है ना। चलिए, तो आपको एक बार अच्छे से इन क्रियात्मक समूह को याद रखना है। क्रियात्मक समूह के पूरे नाम याद होने चाहिए और उनके सूत्र याद होने चाहिए। ये जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं ये मोस्ट IMP है, कि इनसे ही क्या बनते हैं, सारे क्रियात्मक समूह से ही क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। जैसे हमारे पास कुछ यौगिकों के नाम और सूत्र दिए हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी के बारे में समझते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या होती है ना। कार्बनिक यौगिक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के गुणों में समानता पाई जाती है। अगर भाई एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं और उनमें सभी में क्या होती है, बोले समानता होती है। सजातीय श्रेणी मतलब हम साधारण शब्दों में अगर इस प्रकार से समझें तो जिनकी जाति एक जैसी ही होती है, जैसे कि मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। अलग अलग प्रकार से नाम इनके जरूर है, लेकिन इनकी सबकी प्रकृति कैसी है, अल्कोहलीय प्रकृति है। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, एक ही प्रकार की श्रेणी में रखते हैं और उन्हीं श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पर भी यही लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिक की एक विशेषता है कि इनमें क्रियात्मक समूह अगर एक समान है तो उनमें क्या पाई जाती है, बोले समानता पाई जाती है। इसलिए इनके अनेक छोटे छोटे समूह या श्रेणियों में इनको बांट दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रत्येक समूह को क्या कहते हैं हम, एक प्रकार से सजातीय श्रेणी कहते हैं। परिभाषा के तौर पर अगर देखें तो सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग या श्रेणी है जिसमें प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है। प्रत्येक सदस्य में क्या होगा, समान क्रियात्मक समूह होगा, तो वह क्या कहलाएगा, सजातीय श्रेणी का सदस्य कहलाएगा। इनमें क्या होती है कि विभिन्न सदस्य अणुभार की वृद्धि के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनके अणुभार में अगर वृद्धि कर दी जाए या अणुभार को बढ़ा दिया जाए और सब में क्या हो, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। उन सभी सदस्यों को सजातीय श्रेणी के सदस्य कहेंगे। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि सजातीय श्रेणियां किस प्रकार से होती है। तो अल्कोहल का ही हम उदाहरण लेते हैं सबसे अच्छा, है ना। तो हम पहले कुछ मूलक लिख लेते हैं, जैसे एल्किल मूलक मैथिल, फिर होता है C2H5, C3H7, C4H9, C5H11। जैसे हमने कुछ एल्किल मूलक यहां पर लिखा, इसका नाम क्या है भाई, मैथिल, एथिल,
प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटेल। हमने कुछ मूलकों को यहां पर लिखा और इनमें अगर हम एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह सभी में जोड़ देते हैं, जैसे हम कौन सा क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं, OH, सभी में हम क्या जोड़ देते हैं, OH को जोड़ देते हैं। एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह है और सबके नाम फिर क्या हो जाएंगे, सबके नाम के आगे जुड़ जाएगा भाई क्या, अल्कोहल। CH3OH हो जाएगा मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, है ना। इस प्रकार से सब में क्या जुड़ जाएगा, अल्कोहल जुड़ा है। तो ये सभी सदस्य अभी क्या कहलाएंगे, इनकी एक प्रकार की श्रेणी बन गई। और भी नीचे आ सकता है, जैसे हेक्सेल होता है, हेप्टेल हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार से इनके सूत्र तो होते हैं, लेकिन इनके सभी में क्या है, एक ही प्रकार का गुण है, वो क्या है, अल्कोहलीय गुण। तो इन सभी को हम एक श्रेणी में रख देते हैं और इन सभी श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे, है ना। तो सजातीय श्रेणी आप समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह हो सकता है। वो अलग अलग क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, लेकिन इन सभी की श्रेणियों में क्या होगा, एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह होगा और इनको एक श्रेणी में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे, है ना। सजातीय श्रेणी के बहुत सारे हम उदाहरण देख सकते हैं। तो हमने एक उदाहरण देखा कि जैसे अल्कोहल का उदाहरण है कि मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये सभी क्या है, एक ही प्रकार की गुणों को दर्शाते हैं, अल्कोहलीय गुणों को दर्शाते हैं। इनके अणुभार में वृद्धि होती जाती है ना। जैसे इसका अणुभार कम है, फिर इसका अणुभार ज्यादा है, ऐसे बढ़ते जाता है अणुभार। तो इनके अणुभार में अगर वृद्धि कर दी जाए और सभी में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह है तो ये क्या कहलाते हैं, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं, है ना। तो सजातीय श्रेणी की आपने परिभाषा को अच्छे से समझ लिया कि जिसमें क्या होता है कि बोले प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह होता है। प्रत्येक सदस्य में क्या होता है, समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है और विभिन्न सदस्य अणुभार वृद्धि के साथ क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये जितनी भी सजातीय श्रेणी होती हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना, कि सजातीय श्रेणी जो होती हैं इनमें कुछ विशेषता पाई जाती है। तो उन विशेषताओं को चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि श्रेणी का जो प्रत्येक सदस्य होता है अन्य सदस्यों का सजात कहलाता है। मतलब अन्य सदस्यों के जैसे ही क्या होता है, समान होता है। यह अपने से अलग व पिछले सदस्य से CH2 इकाई का सामान्य अंतर रखता है। केवल कितना अंतर रखेगा, CH2 इकाई का अंतर रखेगा, ये ध्यान रखना है। हर एक सदस्य के समान ही होगा। जैसे हमने अभी देखा था मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, तो मैथिल में CH3 था और एथिल में C2H5 था। तो अंतर क्या था भाई, CH2 का अंतर था कि दोनों में कितना अंतर था, CH2 का। जैसे हम बात करें CH3 और C2H5, है ना। तो अगर हम इसमें दोनों में अंतर निकालें तो क्या होगा, CH2 का अंतर होगा। जैसे कि मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जितने भी प्रकार के एल्किल मूलक हमारे पास उपस्थित होते हैं उन सभी में अगर हम अंतर निकालें तो CH2 का अंतर होगा। और क्या बता रहा है कि दोनों में CH2 का अंतर होगा और ये अगले व पिछले सदस्य के जैसे ही समान गुण रखता है। गुण वही होंगे, अंतर क्या होगा, कार्बन परमाणु का होगा, इस प्रकार से, है ना। दूसरा देखते हैं हम गुण की दोनों क्रमिक सदस्यों के अणुभार में 14 का अंतर होता है। दोनों का अगर अणुभार निकाला जाए तो कितना अंतर पाया जाएगा, 14 का अंतर होगा। जैसे यहां पर उदाहरण है CH3OH और C2H5OH, दोनों का अणुभार पहले का है, इसका कितना है भाई, तो बोले 32 है, C2H5OH का क्या है, 46 है ना। तो दोनों के अणुभार में कितना अंतर है, बोले 14 का अंतर है ना। तो प्रत्येक जो सजातीय श्रेणी का सदस्य होगा उनके अणुभार में कितने का अंतर होगा, 14 का अंतर होगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों में कितने का अंतर होता है, तो अणुभार में कितने का अंतर होता है, तो आप बताएंगे 14 का, 14 का अंतर होता है। तीसरा पॉइंट है कि श्रेणी के सभी सदस्य को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कोई भी एक सामान्य सूत्र के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे एल्केन श्रेणी का अगर सामान्य सूत्र निकाला जाए तो वो होगा CH2N+2। देखें इसका उदाहरण, एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम।
जैसे एल्केन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है ना। एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। उदाहरण से देख लेते हैं। n यहां पर क्या है भाई, n है कार्बन परमाणु की संख्या। जैसे n का मान मान लो हम 1 रखते हैं, है ना। यहां पर हम लिख देंगे CnH2n+2। n का मान लो मैंने 1 रखा, यहां पर कितना रखा, n का मान 1, n का मान 1 रखा तो 2 गुणित 1 धन 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, है ना। तो CH4 हो जाएगा। ऐसे अगर n का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 6, C3H8। इस प्रकार से अलग अलग श्रेणी के सदस्य प्राप्त होते। तो जितने भी एल्केन जो बनेंगे, CH4, C2H6, C3H8, C4, H10, C5, H12, C6, H14, इस प्रकार से इनके अलग अलग प्रकार के नाम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और आगे भी चलता जाएगा, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। तो एल्केन श्रेणी के जितने भी ये सदस्य दिए हुए हैं, एल्केन श्रेणी के जितने भी ये सदस्य हैं, ये सभी क्या है, सजातीय श्रेणी। तो हमने एक पॉइंट में देखा था कि सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं उनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी एल्केन होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं, CnH2n+2। इसी प्रकार से एल्कीन के भी हो सकते हैं, एल्काइन के भी हो सकते हैं, एरीन्स के भी हो सकते हैं। तो जितने भी सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे हमने एल्केन का उदाहरण देखा जिसमें अलग अलग प्रकार से एल्केन दिए हुए हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं। तो हमने यहां देखा कि एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, CnH2n+2, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं कि श्रेणी के सभी सदस्यों को कुछ सामान्य अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है। कुछ सामान्य अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें से हम जिनके द्वारा हम इनको बना सकते हैं, है ना। अगला है कि श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण आपस में मिलते हैं क्योंकि इनमें समान क्रियात्मक समूह होगा, बिल्कुल होगा, है ना। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इन सभी में क्या है भाई, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह है, तो इनके गुण भी क्या होंगे, अल्कोहली वाले गुण होंगे। सभी में OH क्रियात्मक समूह है, इसलिए इनके सभी के गुण क्या होंगे, बोले अल्कोहली गुण वाले होंगे। तो हमने पॉइंट में देखा कि श्रेणी के सभी रासायनिक गुण आपस में मिलते हैं क्योंकि इनमें समान क्रियात्मक समूह होता है। नेक्स्ट है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ सदस्यों के भौतिक गुण जैसे क्वथनांक व गलनांक में क्रमिक परिवर्तन आता है। अगर इनका अणुभार बढ़ता है ना, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता है तो इनमें क्या परिवर्तन आएगा, क्वथनांक और गलनांक में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। जैसे जैसे अणुभार वृद्धि होती है उसी प्रकार से क्या होगा, इनमें परिवर्तन आएगा, क्रमिक परिवर्तन आएगा, है ना। H2n+2। तो इस प्रकार से ये सजातीय श्रेणियों के कुछ गुण हैं जो आपको अच्छे से नोट कर लेने चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम सजातीय श्रेणियों का कुछ सामान्य सूत्र होते हैं, कुछ सजातीय श्रेणी लिखी है और उनके सामान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र वगैरह, इन्हीं सूत्रों से बहुत सारे यौगिक बनाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले है लिखा हुआ एल्किल मूलक। एल्किल मूलक जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1। n मैंने बताया अभी आपको क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। अगर यहां पर n का मान अगर हम 3 लेते हैं तो यहां भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास क्या पता चल जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या पता चल जाएगी। तो एल्किल मूलक की जो सजातीय श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्कीन का क्या है, CnH2n। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो एल्केन होते हैं उनके सूत्र क्या होते हैं, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2।
एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्काइन का, एल्काइन का भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, CnH2n -2। तो इनके जितने भी सदस्य बनेंगे ये सभी क्या कहलाएंगे? सजातीय श्रेणी के सदस्य कहलाएंगे। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n -2 है। एल्किल हैलाइड जो होते हैं, एल्किल हैलाइड का सूत्र है CnH2n +1 और X लिखा हुआ। X यहां पर क्या है भाई? X है यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकते हैं। जैसे हम एल्किल हैलाइड का अगर हम एक उदाहरण देखें कि एल्किल हैलाइड का उदाहरण क्या होगा, तो होगा जैसे CH3Cl, C2H5Br, C2H5I हो सकते हैं। नाम क्या होगा? मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड, ये क्या हो जाएंगे? एक प्रकार से एल्किल हैलाइड होते हैं, है ना। तो इन एल्किल हैलाइडों का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n +1 होता है, ठीक है। अल्कोहल, अभी हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण देखे थे अल्कोहल के, CnH2nOH, है ना, अल्कोहल के उदाहरण है। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2nOH होगा। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, CnH2n और OH का ट्वाइस। डाइहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण देख लेते हैं कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा कि CH3CH2CH3। अगर यहां से हम दोनों तरफ से 3 को मिटा के 2 जोड़ देते हैं और दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं? OH जोड़ देते हैं, जिसमें 2 क्या होंगे? OH होंगे, 2 हाइड्रोक्सिल समूह होंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या है भाई? CnH2n और OH का ट्वाइस। यहां पर ट्वाइस लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं, मतलब इनमें OH हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी है? 2 है ना। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में कितनी होंगी? 3 होंगी। डाइहाइड्रिक, देखो अल्कोहल जो होते हैं वो OH हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं कि OH हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिखा हुआ है हमारे पास, जिसमें 1 OH होता है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH होते हैं, और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 OH होते हैं। सरल ईथर जो होते हैं वो क्या होते हैं? CnH2n +1, इसका ट्वाइस है, और बाद में क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अभी हमने उदाहरण देखा था सरल ईथर के, जैसे CH3O, C2H5, एथिल मैथिल ईथर, है ना, नाम हो जाएगा क्या इसका? एथिल मैथिल ईथर। इसी प्रकार से देखते हैं एल्डिहाइड के, CnH2n +1 और CHO साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा? एल्डिहाइड का क्या होगा? सामान्य सूत्र होगा। कीटोन का हम दर्शा सकते हैं कि CnH2n +1, इधर भी सेम होगा CnH2n +1, और बीच में क्या जुड़ा होगा? C डबल बॉन्ड के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होगा। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एसीटोन का, CH3CH3, और दोनों कार्बन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं, जैसे कि एसीटोन, है ना। तो कीटोन एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है ना। तो क्रियात्मक समूह में भी हम देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे कि एसिटिक अम्ल, है ना। फिर है अम्ल के एमाइड है, एस्टर है, और अम्ल की क्लोराइड है। इस प्रकार से अलग अलग जो क्रियात्मक समूह है आप देख सकते हैं। आप इसका PDF भी आपको लिंक में मिल जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। तो इनके जो सामान्य सूत्र हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। तो इनके जो सदस्य होते हैं, बहुत सारे होंगे। ये तो किसी एक समूह के बारे में दर्शाया है कि इसका सामान्य सूत्र ये होता है। अगर इनके सदस्यों की अगर बात करें तो इनके अनेक सदस्य हो सकते हैं, है ना। जैसे एल्केन के हमने बहुत सारे अभी सदस्य पढ़ा था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसी प्रकार से एल्कीन के सदस्य हो सकते हैं, एल्काइन के हो सकते हैं, अल्कोहल के हो सकते हैं। तो ये उनके क्या है? सामान्य सूत्र है कि इनके द्वारा इनको दर्शाया जा सकता है। इनके यौगिक क्या हो सकते हैं? अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं जिसमें से आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा क्रियात्मक समूह है। इनमें कुछ
उदाहरण दिए हुए हैं हमारे पास, कुछ यौगिक लिखे हुए हैं और इसमें बताना है आपकी कि कौन कौन सा इसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो क्रियात्मक समूह को पहचानते हैं हम। सबसे पहले कौन सा क्रियात्मक समूह हमारे पास में लिखा हुआ है? C2H5OH। C2H5OH एक यौगिक है। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा क्रियात्मक समूह होगा। अब OH को देखकर तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कौन सा क्रियात्मक समूह होगा, OH वाला, है ना, OH। और नाम क्या होगा इसका? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह, है ना। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है? CH3COOH। तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? COOH। अगला वाला देखते हैं CH3COCH3। ये इसको अगर हम इस प्रकार से लिखें CH3COCH3, अगर डिटेल में लिखें तो इस प्रकार से होगा। तो इसमें कौन सा होगा? कीटोनिक होगा। आपको जो लिस्ट हमारे पास दी हुई है, ये लिस्ट में से आपको क्या करना है? अच्छे से याद करना है कि जितने भी क्रियात्मक समूह है, जैसे कार्बोक्सिलिक है, एमिनो है, तो यही जो है वो दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। तो इनके द्वारा ही आपको क्या पहचानना है? यौगिकों के बारे में पहचानना है ना। तो ये इसमें क्या होगा? कीटोनिक होगा, कीटोनिक समूह है। अच्छा, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है। चलिए NH2 के बारे में बताएंगे कि NH2 में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? एमिनो, है ना, एमिनो। एमिनो एमीन कहते हैं इसे IUPAC में। तो अलग अलग हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके लिए कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रियात्मक समूह की जितनी भी लिस्ट है और क्रियात्मक समूह के जितने भी प्रकार हैं उनको अच्छे से याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए एक दो उदाहरण और देखते हैं हम। CH3 CH2 CH2OH। किसी एक यौगिक में एक से ज्यादा भी क्रियात्मक समूह जुड़े हो सकते हैं। जैसे इसमें अगर बात करें, है ना, ये एक उदाहरण है। इसमें बात करें कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? क्रियात्मक समूह है, पहचान के बताएंगे आप। तो इसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं हमारे पास। दोनों के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। एक है कौन सा? पहला है हाइड्रोक्सिल OH और दूसरा क्या है? CHO। नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड, है ना। तो किसी ऐसे जरूरी नहीं है इसमें कौन सा होगा। इसमें OH है, हाइड्रोक्सिल होगा, हाइड्रोक्सिल OH क्रियात्मक समूह। तो अलग अलग प्रकार के यौगिकों में अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं? क्रियात्मक समूह जुड़े हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि क्रियात्मक समूह के संकेतों को, उनके सूत्रों को सबसे पहले अच्छे से क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा कि जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं उनके सूत्र क्या होते हैं। कुछ यौगिकों का नामकरण हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कुछ यौगिक होते हैं और उनके कौन कौन से सूत्र होते हैं। अगर यौगिकों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, उनमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, तो हमें क्या होगा? जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो वो उन क्वेश्चनों को करने में बड़ी आसानी होगी। तो क्रियात्मक समूह की लिस्ट और कुछ यौगिकों के उदाहरण आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो आप अच्छे से जाके उसे डाउनलोड करें और क्रियात्मक समूह के बारे में जरूर पढ़ें। और क्रियात्मक समूह से ही बहुत सारे हम क्या करते हैं? यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि क्रियात्मक समूह आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने क्रियात्मक समूह को अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो मान लो आपकी बहुत सारे यौगिकों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है, उनके गुणों के बारे में, क्योंकि इनकी विशेषता यही है क्रियात्मक समूह की
क्रियात्मक समूह क्या करते हैं, किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणों को दर्शाते हैं। जितने भी रासायनिक गुण होंगे वो किसके द्वारा प्रदर्शित होंगे, क्रियात्मक समूह के द्वारा होंगे। तो क्रियात्मक समूह के बारे में अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।